गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस की जाएगी वो मैं पहले अभी बता देता हूँ रफली। इस चैप्टर में ये डिस्कस करूँगा मैं कि हमें सबको पता है कि इंडिया पहले गुलाम था, यहाँ ब्रिटिशर मतलब ब्रिटेन ने राज किया, ठीक है। तो ब्रिटिश या अंग्रेज कह सकते हैं कब इंडिया में आए, ठीक है, आकर कैसे रूल किया, रूल करने के लिए क्या क्या एक्ट या क्या क्या चार्टर जिसको अधिनियम कहते हैं, क्या क्या कानून बनाया, ठीक है। उस कानून बनाकर कैसे एडमिनिस्टर किया, कैसे यहाँ प्रशासन चलाया, ये सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा। जब इंडिया जो छोड़कर जाते हैं तो उसमें भी छोड़ने से पहले उन्होंने कुछ कानून बनाए थे कि ताकि उस हिसाब से इंडिया को आप लोग एडमिनिस्टर करें। तो ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। खासकर ये टॉपिक हिस्ट्री के पॉइंट से भी देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ यूपीएससी भी नहीं, दूसरे कमीशन एग्जाम में जैसे बीपीएससी भी हो गया, यूपीपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम ले या छोटी एग्जाम ले या बड़ी एग्जाम ले, क्वेश्चन आती है। क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा गया है वो बीच बीच में मैं आपको पॉइंट आउट करते रहूँगा, बताते रहूँगा या क्वेश्चन सामने दिखाऊंगा भी। स्पेशली मैं उन क्वेश्चनों को मैंने कंपाइल किया है जो सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं। अदरवाइज मैं सारे एग्जाम का अगर क्वेश्चन को मैं कंपाइल करने लगूँ तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कंटेंट से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन ही बीच में डालने पड़ जाएंगे, तो काफ़ी बड़ा खिंच जाएगा। पर हाँ, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को जो आपके पर्सपेक्टिव से, जो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को मैंने कवर किया है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में भी हालांकि आपको इस चीज़ को पढ़ना है वहाँ भी, पर मैं अभी आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ या दूंगा अभी कि हिस्ट्री में इससे बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कह सकते हैं कि आपने यहाँ पढ़ा तो हिस्ट्री में आपको दोबारा पढ़ने की ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। मीन्स जो एक्ट को मैं चर्चा करूँगा वो चीज़ों को दोबारा हिस्ट्री में फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे चीज़ को एक जगह लाकर आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, यहाँ आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल चीज़ है। फैक्चुअल चीज़ है मीन्स आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। कंसेप्ट है ज़रूर है, जो कंसेप्चुअल चीज़ है उसको मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कि कोई आपको डाउट न रहे, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ है उसे मैं बताऊँगा एक्सप्लेन करूँगा, पर आपको मेमोराइज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के टीचर का लेक्चर सुन लिया तो डेट्स इनफ है, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखें कि जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको सुनना है ध्यान से, और कोशिश करें कि दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करें। वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को एक बार सुनने से हो सकता है दिमाग में रह जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कि सुनने के बाद कई बार सुनना पड़े या कई बार उसे लिख लिख कर पढ़ना पड़े। तो डिपेंड करता है आप पर और आपके कैलिबर पर। लेकिन ये है जितना आप रिवीजन करेंगे, स्टडी करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा दिखने में, जितने आपने बुक में देखा होगा कि छोटी है, कम पेजों में है, पर जैसे मैं बता रहा हूँ तो कम पेजों में नहीं, थोड़ा बहुत बड़ा होगा। बड़ा इसलिए होगा कि मैंने इसमें फालतू फालतू चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है। स्लाइड पर मैंने जो चीज़ें मेंशन की है
वो आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से सही है, या कह सकते हैं कि आपके नोट्स बनाने के पर्सपेक्टिव से, कि एग्जाम से पहले या एग्जाम के टाइम आपको ये रिवीजन करना है। पर मैं जो वर्बली बोल कर बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ों को मैं बोल को जो मैं बताऊंगा, वो चीज़ों को मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं स्लाइड में मेंशन करूंगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा। पर मैं जो बोलूंगा वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, फालतू चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसका कहीं ना कहीं लिंक है, या इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वो चीज़ को बताने की ज़रूरत है, या कुछ चीज़ें नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, पर वो जानने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा उस चीज़ों को आपको रिटेन रखने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, जैसे किसी नाम को भूल भूल नहीं पाएंगे, समझ गए, इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में कुछ और बताऊंगा। तो चाहे तो आप लिख लेंगे, या जैसे आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट कितना है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं पहले अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि रिवीजन के पर्पज से देखा जाए, या एग्जाम नियर बाय एग्जाम है, एग्जाम से पहले रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो स्लाइड जो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये नोट्स है आपके लिए। ठीक है, और जो स्पेशल चीज़ें मैं या इससे बियॉन्ड बताऊंगा, वो आपको कहीं ना कहीं करेंट अफेयर में आप कह लें, या आप कह लें पॉलिटी में, जोग्राफी में कह लें आप, या कह लें आप हिस्ट्री में कह लें, या सिक्योरिटी में कह लें, कहीं ना कहीं आपको वो पढ़ने को बाद में भी मिलेगा। तो मैं अगर अभी बता दूंगा तो उस समय जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए वो नया सा नहीं फील होगा, कहा मैंने ये तो पहले से सुना है, इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है उन चीज़ों को ही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्लाइड में मेंशन किया है कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने मेंशन किया है 1600। तो 1600 में क्या हुआ कि ब्रिटेन की क्वीन थी, जिसको बोलते हैं महारानी बोल सकते हैं आप, रानी बोल सकते हैं, एलिजाबेथ वन थी। तो एलिजाबेथ वन क्या है, जैसे कि उनका जैसे उस समय उनका नाम कोई एलिजाबेथ वन नहीं रहा होगा, एलिजाबेथ ही होगा। लेकिन जब बाद में कोई और ने नाम रख लिया अपना एलिजाबेथ, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले वाले को वन बोला जाता है, दूसरे वाले को एलिजाबेथ टू बोला जाता है, तीसरे वाले कोई और ने एलिजाबेथ नाम रखा तो वो अपना नाम थर्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो उस समय एलिजाबेथ वन जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि अगर मैं विकास कुमार हूँ तो मैं अपना नाम अभी नहीं रखूंगा विकास कुमार वन, मैं अभी विकास कुमार, अगर मेरे आगे के जनरेशन वाले ने विकास कुमार रखेंगे तो वो अपना नाम रख देंगे विकास कुमार टू। ठीक है, तो एलिजाबेथ वन थे। अब एलिजाबेथ थोड़ा सा इससे पहले मैं थोड़ा बिफोर जाता हूँ, जो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है। कहानी है जैसे कि 1698 की, इंडिया में सबसे पहले जो कह सकते हैं आप यूरोपियन था, जो सी रूट थे, मतलब समुद्र के रास्ते से कह सकते हैं, जो इंडिया में आया, उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक पोर्तुगीज था, जिसको हिंदी में बोला जाता है पुर्तगाली। तो क्या है कि वो 1498 में इंडिया में आया। क्यों आया इस पर भी जानना चाहिए पहले। इस क्यों आया, क्योंकि देखिए इससे इसके बाद का कंटेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा जूम मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप, जो मुझे चाहिए उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसको मैंने जूम कर दिया थोड़ा, इसको सेंटर पे ले आया। हाँ जी, देखिए ये है यूके, देख रहे हैं, यूके, आयरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी, ये सब हमारा कंट्री है, यहाँ इंडिया। ठीक, तो होता क्या है कि 1498 में एक पोर्तुगीज जिसका नाम वास्को डिगामा, मैंने कहा, वो यहाँ से जर्नी करते हुए सी रूट के थ्रू ऐसे 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 नीचे से होते हुए आते आते यहाँ पहुँचता है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि ये उसको क्या जरूरत था, क्या वो दिमाग खराब था, इतना घूम 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 कर यहाँ पहुंचा। आराम से अगर इसे आना ही था तो ऐसे ऐसे अपना आता, और ऐसे ऐसे इधर से भी चला आता, चाहे इधर से यहाँ पहुंच जाता, या लैंड के थ्रू आना था तो इधर आ गया होता कहीं। ठीक है, तो क्यों आया पहले सुने। 1498 उसके आसपास की बात है
कि जो इस एरिया जो कह सकते हैं, ये एरिया जो कह सकते हैं, ये एरिया यहाँ पर किसका रूल था? ऑटोमन टर्क, ठीक है, ऑटोमन अंपायर बोलते हैं, ऑटोमन अंपायर, ठीक है, उसमें ऑटोमन अंपायर था, ठीक है, ऑटोमन अंपायर का रूल था इधर। ऑटोमन अंपायर से वो मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि इसने बाइजेंटीन अंपायर को हराकर ये एरिया पर कब्जा कब्जा किया, रूल किया, ठीक है। धीरे धीरे अपना उसने टेरिटरी बढ़ाते गए, इधर की भी टेरिटरी को उसने कवर कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1498 से पहले यहाँ यहाँ था, इस यूरोप में जो थी, जो अंपायर था उसका रोमन एम्पायर नाम था, ठीक। तो कहते हैं कि जब ये लोग इधर से अगर इनको अगर ट्रेड करने के लिए इंडिया के पास आना था, आते थे अगर सपोज ट्रेड करने के लिए इधर से, तो ये मेडिटेरियन सी है, आप लोग जानते होंगे या जानेंगे, आपको जानना है, जरूर जानना है, ठीक है। जब इस एरिया से वो आएंगे, इधर से आएंगे, जो सऊदी अरब से आए, सीरिया, ईरान, इराक, ईरान से आए, ठीक है, इस रूट से, तो उनको प्रॉब्लम क्या थी कि अरब थोड़े सुन्नी मुस्लिम थे, वो लोग मुस्लिम थे, बस सुन्नी मुस्लिम, शेख शिया मुस्लिम से जाने की बात नहीं है, मुस्लिम थे वो लोग। और ये लोग ठहरे क्या? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। तो इनका इनका हमेशा पंगा रहा, रिलीजन को लेकर पंगा ऐसे रहा, और बिजनेस के लिए पंगा रहा कि इनका यहाँ दबदबा रहा, इनकी अंपायर थी। जब आपको बिजनेस करने के लिए इस रूट से अगर आपको जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको उनको पैसे टैक्स देने पड़ेंगे, जो आप टैरिफ कह सकते हो, जो लगाएंगे वो आपको देने पड़ेंगे। तो वो अमाउंट उनको देना देना पड़ता था। और ये अपने हिसाब से चाहे तो ये आपको, इनके मन है तो आपको इधर से जाने दे, ना मन है तो ना जाने दे। अगर इन्हें लगा कि मैं खुद जो बिजनेस कर रहा हूँ इस एरिया से, ये मेरा हक मार रहा है, या इसकी बिजनेस ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये बिजनेस तो करने नहीं देंगे इस रूट से। तो इनका बिजनेस जो भी था कहने कहीं हैम्पर हो रहा था, या उनको कह सकते हैं कि इनको जो चीज़ें की ज़रूरत चाहिए थी, जैसे उस समय थी स्पाइसेस की ज़रूरत थी, मसाले की ज़रूरत। मसाले में होता है पेपर, बोलते हैं पेपर, इसको बोलते हैं आप काली मिर्च बोलते हैं, ठीक है। पेपर हो गया, उसके बाद जिसको आप एक और नाम बोलते हैं, उसको दालचीनी बोलते हैं, ठीक। ऐसे जो भी आने मसाले, बहुत सारे मसाले हो गए। उसके अलावा जो कपड़े कॉटन के लिए हो गए, रेशम के कपड़े हो गए, सिल्क के कपड़े हो गए, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब चीज़ों की इनको ज़रूरत होती थी। तो इस टाइम में ऐसा क्या चल रहा था, प्रॉब्लम थी, ये रूट का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। दूसरा क्या था कि ये सब चीज़ें पहले से क्यों नहीं, उस समय ही क्यों, कि पहले भी आ सकते थे, तो उस समय क्यों आया, इसका भी रीजन है। देखिए, वास्को डी गामा 1498 की कहानी है, 1498, यानी एक पर्सन थे क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा वाज ए पोर्तुगीज पर्सन था, पुर्तगाली था। अब क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था? वो इटली का था, ठीक है, इटालियन था। तो उस वो है जो उसने क्या, किसे डिस्कवर की, किसे खोज किया था, आप जानते हैं? उसने यूएसए की खोज की थी, ठीक है। यूएसए आपका यहाँ है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये है यूनाइटेड स्टेट। तो वो क्या है, वो बंदा, वो फार इधर जाते जाते वो सबसे पहले क्या हुआ, एक कैरेबियन कंट्री, इस एरिया को बोला जाता है कैरेबियन कंट्री, सॉरी कैरेबियन कंट्री। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसे आप जो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में कहलाता है। तो पहले इसने ये जो इटली से जो यहाँ आया था, वो बंदा सबसे पहले इधर आया, इधर इसको इस एरिया को खोज की थी। इनको इसके बारे में पता नहीं था पहले उस समय, क्योंकि इतना बड़ा देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशियन है, तो इतना ट्रेवल करने के लिए छोटी नाव से तो हो नहीं सकता, बड़ी जहाज चाहिए, जहाज के लिए चाहिए कि भाई जहाज उस हिसाब से उतना डेवलप हो, तभी तो वहाँ पहुँच सकते हैं ना। तो उसमें उतनी जहाज डेवलप थी नहीं। तो इसने, या इनके ग्रुप ने, जो कह सकते हैं कि जहाज उतना डेवलप टेक्नोलॉजी वाले जहाज बनाई कि समुद्र की उन तूफानों और लहरों को वो झेल सके, ठीक है। और इतना बड़ा हो कि इतना खाना भी हम ले जा सके, कि ये जाने में टाइम लगेगा और बारिश होगी, क्या होगी, तो हम अपना खाना पीना का अरेंजमेंट रह सके, उसकी उतना फ्यूल उसके लिए रहना चाहिए, तो उतना डेवलप होने में टाइम लगा। तो उस समय वो गया, ये अमेरिका की उसने खोज की। जब क्या हुआ कि इटली ने जब खोज की, मतलब सॉरी कोलंबस ने खोज की, तो उनके यहाँ क्या हुआ कि उनके यहाँ से कांटेक्ट, अमेरिका से उनका कांटेक्ट बढ़ा, अमेरिका से कांटेक्ट बढ़ा, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें बिजनेस करने लगे। कोई से कांटेक्ट बढ़ेगा तो क्या करेगा, वहाँ से जाएगा तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि
आप कह सकते प्रीसियस स्टोन कह सकते हैं, तो जो भी रॉ मटेरियल कह सकते हैं, कच्चा माल कह सकते हैं वहाँ से, या जो भी अच्छा चीज़ हो या पक्का हुआ जो बना हुआ चीज़ हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रीसियस चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें जो अपने यहाँ नहीं मिलते वहाँ से वो लेके आएगा। लेके आने के दौरान वो अपने दास वास जो कहते हैं, पहले स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, दास मिलते थे, नौकर चाकर आप कह सकते हैं, उन्हें भी लेकर आया अपना। तो उसके बाद इनका आना जाना कंटिन्यू बन गया, रूट जान गए कि हाँ उधर भी कुछ है, ये साइड भी एक कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आना जाना बिजनेस शुरू हो गया। तो इटली डेवलपमेंट उसका बढ़ते गया। तो इन लोगों को ध्यान लगा कि भाई इटली उधर गया था, उधर तो ऐसा कुछ था, तो इधर तो कुछ और है ही कंट्री, तो क्यों ना हम उधर जाने की कोशिश करें। तो वास्को डिगामा ने जो एफर्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पर्सन, इससे पहले कितने हजारों लोगों ने ट्राई की थी, अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी। पर प्रॉब्लम क्या था कि जो भी कोशिश करे थे कितने हजारों लोग मर गए, गए बीच रास्ते में, उन्हें पता ही नहीं है कि वे कहाँ है और कहाँ जाना है, इधर से जाते जाते और इधर आ गए, इधर बीच में आके कहीं आके फंस गया, तूफान आ गई, खाने का अरेंजमेंट कुछ नहीं रहा, या जो भी जहाज डूब गई, डर गए, इतने इतनी लहर चल रही है, कोई की जहाज ही डूब गई, मर गए, कितने लोग मर गए, किसी को कुछ पता नहीं। आज की जैसे सैटेलाइट व्यू नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है कि कांटेक्ट कर ले या किसी और को बुला लें, कुछ भी नहीं, एक बार फंस गए तो फंस के चले जाना है, मर जाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मरे। तो वास्को डिगामा जो हम जानते हैं कि 1498 की जो कहानी मैंने बताया था, उससे पहले भी कोई बंदा था जो, ऐसा नहीं है कि वो कोई उनका, उन्हीं का पोर्तुगीज एक बंदा जो ऑलरेडी यहाँ तक अफ्रीका के इस पोर्शन पर ऑलरेडी वो आ चुका था, ठीक है। तो लेकिन वो यहाँ तक आकर थोड़ा सा ईस्ट की तरफ थोड़ा बढ़कर रुक गया, और आगे इधर की ओर या उधर की ओर जाने की उसने कोशिश नहीं की, भाई मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो वास्को डिगामा गवर्नमेंट का सपोर्ट कुछ मिला वहाँ का, पोर्तुगीज किंग का, ठीक है कह सकते हैं। तो उस समय भी किंग का कहानी, किंग क्यून, जैसे ब्रिटेन में क्यून बताया, वहाँ भी किंग किंग थे, क्वीन थे, और किंग का गवर्नमेंट, किंग चलता था वहाँ। तो कहते हैं वास्को डिगामा से पहले जो बंदा आया था, उनका नाम मैं अभी बता, हाँ जी। तो जो मैं बता रहा था कि वास्को डिगामा से पहले भी कोई पर्सन आ चुका था इस रूट को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो हाँ, ठीक। तो वो जो पर्सन था वास्को डिगामा से पहले, उसका नाम था बार्थोलो ड्यू मियास, ठीक है। वो पर्सन 1487 में, 1487 में ऑलरेडी वो इटली से होते हुए, ऑलरेडी इटली से होते हुए इस रूट को फॉलो करते हुए, ठीक, इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, इस एरिया को, यहाँ केप ऑफ गुड होप तक ऑलरेडी वो आ चुका था। उसके अलावा थोड़ा सा ईस्ट की ओर बढ़ा और बढ़कर वो रुक गया, आगे वो बढ़ा नहीं। उसके 11 साल बाद वास्को डिगामा ने एफर्ट किया, मीनवाइल बहुत सारे लोग करते रहे होंगे पर पहुंच नहीं पाए यहाँ तक भी। वास्को डिगामा ने, जो मैंने बताया, इस रूट को फॉलो करते हुए, पुर्तगाल से पुर्तगाल को रूट को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ आते आते वो कहाँ पहुँचा, वो पहुँचा ये कोजिकोड, जिसको बोलते हैं कालीकट भी कह सकते हैं, ठीक है, कालीकट कोजिकोड पहुँचा, वहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इसके बाद ये हुआ कि पुर्तगाल को एक बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाने लगे, प्रीसियस स्टोन ले जाने लगा। जैसे रॉ मटेरियल में मैंने ऑलरेडी पहले भी चर्चा किया, जैसे कि कह सकते हैं कॉटन, सिल्क, कैलिको जिसको कहा जाता है, इंडिगो कह सकते हैं, साल्ट कह सकते हैं, पेपरमिंट कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप ठीक है, पेपरमिंट जो कह सकते हैं, दालचीनी कहा जाता है, या जैसे काली मिर्च कहा जाता है, या जो जो स्पाइसेस जो उनके यहाँ अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो वो ले गया, उसके बाद उनके एक ट्रेड रूट बन गई। तो लगभग 1400 इसके बाद से लगभग कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर आए, या ब्रिटिशर से पहले जो यूरोपियन आए थे, 1605 में जो आए थे, डच आए थे 1605 में। तो तब तक लगभग 100 ईयर तक पुर्तगाल का यहाँ से इंडिया से अपना बिजनेस चलता रहा। पुर्तगाल इस पीरियड में काफ़ी डेवलप किया, उनके यहाँ काफ़ी चीज़ें ग्रोथ हुई उनके यहाँ। तो ये देखकर जो पोर्तुगीज का हुआ, तो ये जो यहाँ इंग्लैंड का रीजन है, यूके देख रहे हैं, आई थिंक इमेज में दिख भी रहा होगा, आप मैप में, वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। तो
ये रहा इधर, सपोज यहाँ डेवलप हो रहा था, ठीक। तो जो यूरोप के जो अदर कंट्री थे, जैसे ये फ्रांस है, ये यूके है, मतलब ब्रिटेन कह सकते हैं, ठीक है। तो अदर कंट्री है, नीदरलैंड है यहाँ। तो अदर कंट्री उन्हें लगा कि भाई इतना डेवलप कर रहा है, कहाँ से सारी चीज़ें ला रहा है। तो उसे पता चला कि भाई ये तो ला रहा है कहाँ से, कि इंडिया एक कंट्री है, वहाँ इंडिया से सी रूट के थ्रू जाता है। तो इन लोगों ने भी भाई जाने की कोशिश की। जाने के लिए क्या चाहिए था, एक अच्छा जहाज चाहिए था। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है ये पुर्तगाल से धीरे 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 जुगाड़ करके अपना सीखा, टेक्नोलॉजी जान गए, उस हिसाब उस ऐसे सीप बनाया। और उसके बाद इन्होंने भी एफर्ट किया, अंग्रेज एफर्ट किए, और अंग्रेज जो है धीरे धीरे यहाँ पर आए, लगभग 1607-8 के आसपास आए, ठीक है। ये कहानी समझ गए कि क्यों क्यों आए। बिजनेस के पर्पज से आए, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी इस ओटोमन अम्पायर के कारण इस रूट में। तो पुर्तगाल ने ऑलरेडी वे डिस्कवर कर लिया था, तो उस रूट को फॉलो करते हुए इंग्लैंड भी यहाँ इंडिया तक आए, ठीक है। अब देखें दूसरी चीज बात, तो जो पहले मैंने बताया था, इससे पहले देखें, हाँ, यहाँ देखें 1600। अब देखें ब्रिटिशर जो थे, जो उनके मर्चेंट जो थे, उन्होंने शुरू में, के बाद इंग्लिश ने उस चीज़ को मतलब फॉलो किया। उससे पहले नीदरलैंड डच ने फॉलो किया था। इंडिया में 1605 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, आकर मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया था। फिर क्या हुआ कि उस रास्ते पर चलते हुए ब्रिटेन के मर्चेंट ने भी कहा कि भाई अब हम लोग को भी बिजनेस करने के लिए कहीं और देखना है, कहीं और जाने की ज़रूरत है, जहाँ पोर्तुगीज जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा स्टेप लेना था, क्योंकि जैसे सी रूट को, जैसे मैंने अभी बताया, उतना बड़ा रूट को ट्रेवल करने के लिए बड़ी जहाज़ चाहिए थी, ठीक है, पैसे चाहिए थे, और सेलर चाहिए थे, ये चलाने वाले चाहिए था, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी कहने का मतलब चाहिए। तो उन कुछ मर्चेंट ने कहा कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, जिन्होंने अपने आप को नाम दिया मर्चेंट एडवेंचरर, ठीक है। तो वहाँ के जो क्यून थे एलिजाबेथ 1, उनके पास जाकर ये बोला होगा कि भाई हमें ऐसे प्लानिंग है, ऐसे बिजनेस करेंगे, वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें आएगी, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, तो कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगी। तो एलिजाबेथ क्यून जो थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया, या एक कहते हैं जिसको बोला जाता है चार्टर, ठीक है। चार्टर को अधिनियम कहते हैं। तो चार्टर जिसमें जारी की, जिसमें आ, चार्टर जारी करने से पहले मैं बताता हूँ, तो इन मर्चेंट ने बाद में एक कंपनी इस्टेब्लिश की। कंपनी मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप मर्चेंट आपस में मिलकर एक कंपनी नाम दिया। उस कंपनी का उस समय नाम था गवर्नर एंड कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा ऐसे नाम था, ठीक है। बाद में इस कंपनी को मॉडिफाई करके नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहते हैं कि एलिजाबेथ ने चार्टर एक जारी कर कर इन लोगों को कहा कि ठीक है भाई, ईस्ट में तुम लोग जाओ। ईस्ट मतलब हमारा एशिया की तरफ जो ये एरिया कहा है ईस्ट, यूरोप को वेस्ट कहा जाता है, यूरोप अमेरिका को जनरली वेस्ट कहा जाता है। तो अब है ईस्ट इंडीज कंपनी, इसलिए नाम रखा ईस्ट इंडीज। कहते हैं कि जो उस समय ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, पूरब वाले जो इलाका ईस्ट इंडीज, और जो वेस्ट वाला है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज तो आज जानते हैं आप, क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करते थे, उसका कैरिबियन कंट्री में, कैरिबियन रीजन में कंट्री जिसका वेस्ट इंडीज नाम है। और पूरे सिर्फ इंडिया को ईस्ट इंडीज नहीं, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें फिलीपींस, मलेशिया, ये सब सारे इलाके आते हैं, सिंगापुर, जो भी, इनको भी ईस्ट इंडीज के नाम से, ईस्ट इंडीज रीजन में मानते थे वो लोग। तो ऐसे बन गई ईस्ट इंडीज कंपनी, ठीक है। तो एलिजाबेथ ने उनको एक चार्टर जारी करके तुमको बोला कि भाई आप लोग, एक विशेष रूप से एक अधिकार दे दिया कि स्टार्टिंग में उनको कहा कि आप जाके व्यापार करो, फिर बाद में 15 साल के लिए एक्सक्लूसिव राइट दी, ठीक है। क्वीन का सपोर्ट क्यों चाहिए था, कह सकते हैं कि बिना परमिशन लेके भी चले जाते तो क्या जाता, परमिशन चाहिए था, क्योंकि जिनके कहते हैं कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आप बाहर से अगर बिजनेस करना, यहाँ तक कि अंदर भी बिजनेस करना चाहते हो अपने कंट्री में, तो गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। बाहर आप जा रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, क्योंकि आपको उसके लिए पैसे चाहिए, मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए,
सिर्फ जो कह रहे हैं वो चाहिए। आप कॉस्ट को यूज करोगे और गवर्नमेंट परमिशन ही ना दे कि हाँ इस कॉस्ट से कोई बाहर से कोई माल नहीं ला सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो फिर कैसे जा सकते हो? तो गवर्नमेंट के परमिशन इसलिए उनको जरूरत थी। गवर्नमेंट थी, क्वीन एलिजाबेथ क्वीन थी वहाँ, तो परमिशन चाहिए थी, परमिशन मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा बताता हूँ आप लोग को, लगता है क्यून किंग, क्यून और किंग। जैसे हमारे कंट्री में भी उस समय हर बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली एस्टेट, मतलब राजा वाले क्षेत्र बटे हुए थे। बनारस के राजा कोई और थे तो कह सकते हैं, तो अजमेर के कोई और थे, ऐसे ऐसे राजा थे अपने यहाँ। तो उनके यहाँ छोटे छोटे जो सीगमेंट में जो अपने यहाँ थी, ऐसा नहीं थी, पूरी कंट्री लेवल पर जो थी एलिजाबेथ क्वीन थी। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में बता देता हूँ, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर आपको जानने की मिडिवल हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। इंग्लैंड, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुने। इंग्लैंड का क्या है कि जैसे अपने कंट्री में किंग क्वीन थे, वैसे इंग्लैंड में भी मिडिवल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 1000 के आसपास की। वहाँ भी एक डायनेस्टी थी जो रूल करती थी। उस डायनेस्टी का नाम था, मैं नाम मेंशन कर देता हूँ यहाँ। उस डायनेस्टी का नाम था स्टुअर्ट डायनेस्टी। स्टुअर्ट डायनेस्टी, ठीक है। तो ये बहुत कह सकते हैं कि राजाओं की ये एक फैमिली हुआ करती थी जो उस इंग्लैंड पर रूल करती थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, क्या हुआ, हालांकि जो राजा रूल करते थे तो उन्होंने छोटे छोटे कई एरिया को धीरे धीरे अपने में मिलाया, और एक इंग्लैंड कह सकते हैं ब्रिटेन को इस्टेब्लिश उन्होंने भी किया। ऐसे ऐसे कई छोटे छोटे प्रांतों को बोल सकते हैं या स्टेट को बोल सकते हैं मिलाकर, ठीक है। उसमें से एक नाम वेल्स आता है, वेल्स एक जगह था, उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया अपने में। तो क्या है कि किंग क्वीन का वहाँ कंसेप्ट था, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, अपने यहाँ जैसे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बाद में इस्टेब्लिश हुआ। जैसे कि कह सकते हैं कि फुल फ्लेज जो पार्लियामेंट अपने यहाँ हुई, आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश हुई, फुल फ्लेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके यहाँ पार्लियामेंट, ध्यान रखें, 1236, इस पीरियड में ही उनके यहाँ पार्लियामेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। और पार्लियामेंट इस्टेब्लिश था तो उसमें क्या है कि जैसे कि अपने यहाँ जैसे एमपी बनते हैं, पार्लियामेंट हो जाते हैं, तो उनके यहाँ भी ऑलरेडी उस समय से चले जा रहे थे, एमपी बनते थे। पर इनका कानून बनाने का अधिकार था, जैसे कि एमपी हमारे कानून बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बाद में आप देखते हैं कि इतने सारे एक्ट आती है, संविधान में संशोधन होता है, तो वहाँ से कानून बनता है। उनके यहाँ भी ऐसे प्रोविजन था। पर किंग जो थे उनको ज़्यादा अथॉरिटी थी। इन लोगों को था कि भाई ठीक है, आप लोग कानून जैसा बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन फाइनल अप्रूवल किंग का होगा। किंग को ज़्यादा पावर थी, ठीक है। धीरे धीरे मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट है। तो इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन से लोग चुन कर आएंगे, ठीक है, ठीक है। चुन कर आएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वो बैठ कर डिस्कशन करेंगे, कानून बनाएंगे, फाइनली किंग के पास या क्वीन के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। उनकी मर्जी होगा तो देंगे, नहीं मर्जी होगा तो अप्रूवल नहीं देंगे, कानून बनेगी। और किंग को ज़्यादा पावर थी, वो जैसे रूल करना चाहे वैसे रूल करे, ऐसे थी कंसेप्ट, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के अनुसार वहाँ चेंजेज होते गए। अब पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर मिलते गया, या अपने आप में पार्लियामेंट को पावर ज़्यादा लेते गए, ठीक है। किंग की पावर धीरे धीरे कम होती गई। किंग बाद में जो हुए, किंग या क्वीन कहें, एक टाइप का वो सिर्फ एक सेरिमोनियल हेड बन रह गए। वहाँ भी रिवोल्यूशन हुई, सिविल वार हुए। किंग को ऐसा हुआ एक समय में कि एक किंग हुआ करते थे, चार्ल्स वन। अभी के जो ब्रिटेन के जो किंग है उनका नाम है चार्ल्स थ्री। चार्ल्स वन को लोगों ने सिविल वार में लगभग 1649 के टाइम चार्ल्स वार की लोगों ने फांसी चढ़ा दी। 10-11 साल वहाँ कोई किंग क्वीन नहीं रहा, फुल्ली रिपब्लिक के तौर पर इलेक्शन हुई, वो ऐसी गवर्नमेंट चली। 10-11 साल बाद ऐसे हुआ कि 1600 कह सकते हैं आप 60 के आसपास फिर से लोगों ने अपने किंग को वापस अपने गद्दी पर बैठाया उन्होंने। पर जब वो वापस किंग जो आए, ठीक है, तो धीरे उनकी पावर जो पहले थी धीरे धीरे कटेल कर दी गई, धीरे धीरे कम कर दी गई, ठीक है।
ऐसे कहानी है। एलिजाबेथ वन जो थी, इनका फैमिली में जैसे कि हेरिडिटरी होता है, यहाँ मोनार्क कहते हैं, एक टर्म है मोनार्क। मोनार्क मतलब जो स्टेट का जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट विल बी ऑलवेज हेरिडिटरी, दैट्स कॉल्ड मोनार्क। अगर जब स्टेट का हेड, जैसे अपने यहाँ कंट्री में जो स्टेट के जो कहते हैं कंट्री का हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, तो ये इलेक्टेड है, चुन कर बनते हैं, इलेक्शन होती है, तो इसे कहा जाता है कि रिपब्लिक। और जब जहाँ इलेक्टेड नहीं हो, जो हेरिडिटरी चल रहा है, अनुसार खानदान व खानदान चलते आए, तो वहाँ बोला जाता है मोनार्क। मोनार्क में भी मैं आगे दूसरे चैप्टर में डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप के मोनार्क होते हैं। जैसे एब्सोल्यूट मोनार्क होता है, ठीक है, सेरिमोनियल मोनार्क होता है, जैसे कि कुछ जो राजा हैं जिनको सारी पावर उनमें ही है, उन्हें है, वो जैसे चाहे वैसे रूल करे, एब्सोल्यूट मोनार्क कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अभी भी हैं कुछ मोनार्क ऐसे, जैसे सऊदी अरबिया में मोनार्क है, यूएई में मोनार्क है, ऐसे कतर में मोनार्क है, मतलब मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री में, मतलब वहाँ ऐसे अभी भी ऐसे राजा का कंसेप्ट है, जहाँ कोई इलेक्शन नहीं होती है, वो राजा हमेशा उन्हीं की फैमिली में बनती है और सारी पावर उनमें है। कोई पार्लियामेंट में जहाँ लोग आएंगे बैठ कर डिस्कस करेंगे या वो लोग डिसाइड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो राजा डिसाइड करेगा वो होगा। ऑथोरिटेरियन, देखिए मोनार्क ऑथोरिटेरियन यानी तानाशाह हो, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फैमिली बाय फैमिली किंग बने हैं, पर कोई किंग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या किसी की बात ना सुने, ठीक है, अपने मनमाना चलाए, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड ऑथोरिटेरियन, तानाशाह। किंग होके भी फैमिली व फैमिली जा रहे पर लोगों की बात सुनता है, लोगों के अनुसार गवर्नमेंट चला रहा है, लोगों की प्रॉब्लम को समझ कर, लोग जैसे चाह रहे हैं थोड़ा उस हिसाब से चला रहा है, तो ऑथोरिटेरियन तानाशाह सरकार, तानाशाह राजा नहीं कहलाएगा। ये हुआ। कहीं जैसे कि किंग अभी भी हैं जो कुछ सेरिमोनियल है, जैसे कि जैसे भूटान है, जापान है, कितने लोग जानते नहीं होंगे। फिर अपने साउथ ईस्ट कंट्री जैसे कि आई थिंक मलेशिया है यहाँ, ठीक है, तो ऐसे कंट्री हैं अभी भी, और यूरोप के कुछ और भी कंट्री हैं, ठीक है, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, ऐसे कुछ हैं, शायद कुछ मोरक्को भी कंट्री है ऐसे, जहाँ अभी भी मोनार्क है, पर कुछ पावर उनकी कम है, सेरेमोनियल है, और कुछ जगह पावर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे भूटान के किंग को थोड़ा ज़्यादा पावर है। पावर कहने का मतलब कह सकते हैं कि जब सरकार चलाई जा रही है, तो अगर एमपी लोग कुछ बिल भेजें तो वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, साइन कर सकते हैं या नहीं साइन कर सकते हैं, या अपने हिसाब से कुछ और कानून ला सकते हैं। तो कंट्री व कंट्री डिफर करता है थोड़ा बहुत पावर में। ये हुआ मोनार्क। एलिजाबेथ वन एक फीमेल थी, मेल नहीं थी, क्यून जिसको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि उस समय जैसे कि पहले भी ये परंपरा, जैसे इंडिया में सिर्फ नहीं, जैसे इंडिया में क्या होता था कि जब राजा डेथ करेंगे तो उनके बच्चे, मेल बच्चे मतलब पुत्र, बेटा, वो राजा बनता था, ठीक है, पहले राजकुमार बनेगा फिर राजा बनेगा, ऐसे। तो इनके यहाँ भी ऐसे कंसेप्ट था, मेल को ही ज़्यादा डोमिनेंसी थी, मेल को ही था कि वो बनेगा किंग। जब कोई मेल वारिस ना हो, ठीक है, तो ऐसे केस में कौन बनेगा, कोई फीमेल को बनाया जाएगा। तो उनके परिवार की जो फीमेल एलिजाबेथ वन बनी, ठीक है। अभी मैं बता दूं, कुछ दिन पहले आई थिंक 2000 जस्ट कुछ मंथ पहले ही यहाँ की एक क्वीन थी इंग्लैंड की, जिसका नाम था एलिजाबेथ थ्री, जो डेथ की, जिनके शायद फ्यूनरल में कह सकते हैं आप, फ्यूनरल नहीं कह सकते हैं आप, जो रिचुअल होती है डेथ करने के बाद उनको दफनाया जा रहा है, जो भी रिचुअल फ्यूनरल हाँ कह सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कंट्री के जो पीएम थे या प्रेसिडेंट थे, वो रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ गए थे, काफ़ी मीडिया में काफ़ी आई थी, इसलिए आई थी मैं बता दूँ। वो एलिजाबेथ थ्री आई थिंक 1952 से लेकर कंटिन्यूस 2014 तक, लगभग आप जोड़ लें लगभग 70 ईयर के आसपास वो लगातार सबसे लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग क्वीन या लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग मोनार्क रही, एलिजाबेथ थ्री, ठीक है। ये है एलिजाबेथ वन हो गया। चार्टर जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टेब्लिश हुई नाम बता दिया था वो करके, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट स्टार्टिंग मिली, तो उसके बाद वहाँ कुछ और भी कंपनियाँ जैसे धीरे धीरे उनका जैसे कंपनी का फॉर्मेशन हुआ या पनपना कह सकते हैं, और भी कंपनियां बनी जो इंग्लैंड मतलब इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए आगे बढ़ी।
तो उनका मैं नाम जिक्र नहीं करूँगा। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई ये बिजनेस वो कर रहा है, उसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, मैं इस एरिया में करना चाहता हूँ, इंडिया की इस एरिया में। तो फिर कंपनी को मर्ज कर कर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही नाम से रहेगा भाई, सब मर्ज होकर एक ही रहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हुआ यहाँ तक की कहानी। 1608 में ब्रिटिशर इंडिया में पहुँचे, ठीक है। इंडिया में पहुँचने के बाद जो शिप से आए थे उस शिप का नाम है, बता देता हूँ मैं, उस शिप का नाम है, कहाँ मेंशन करूँ, हेक्टर। कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है, शिप का नाम है हेक्टर, ठीक है। इस शिप से वो लोग इंडिया में आए, जैसे मैंने अभी बताया कोझिकोड कह सकते हैं, केरला में एक जगह है, कहीं मेंशन है कालीकट के बोलते हैं, ठीक है। आने के बाद कोचीन में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। उस समय इंडिया में जिसका जो रूल था, जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में आए, दरबार में आए, जहांगीर से परमिशन ली, ठीक है। हालांकि ये पहले सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते थे पर उनको परमिशन नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पोर्तुगीज का दबदबा ज़्यादा था, मैंने बताया पोर्तुगीज पहले आ चुके थे। तो आपस में यहाँ आने के बाद इनकी फाइट होती रही, कभी पोर्तुगीज से फाइट होती रही, कभी डच से फाइट होती रही, ठीक है। डच मैंने बता दिया 1605 में पहले आ चुके थे, 2-3 साल पहले ये है। 1608 में ये आए, उसके बाद 1615-16 के आसपास डेन्स आए, जिसको डेनिस बोलते हैं, डेनमार्क कह सकते हैं आप, वो आए। उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहा यहाँ बिजनेस करने में, वो बेसिकली वो रिलीजन को, मतलब कि भाई क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में वो अपना रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए यहाँ आए डेंस। फिर फ्रेंच, फिर उनके बाद फ्रेंच आए 1600, अब बोलते थे 16 के आसपास, 60 के आसपास, 1660 के आसपास फ्रेंच आए, वहाँ पौंडीचेरी में उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट दिया, वहाँ अपना सेंटर बनाया। तो ऐसे इनकी कहानियाँ रही थी, यूरोपियन के आने की कहानियाँ। क्यों आए ये बता दिया। अब होता है यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, हर एक स्मॉल पॉइंट को मैंने कवर किया है लिंक कर कर। अब देखें, शुरू में जब वो आए, ब्रिटिशर आए इंडिया में, तो एज ए फुल्ली बिजनेसमैन मर्चेंट टाइप बनकर आए कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमें कच्चा माल लेना है, वहाँ कुछ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, प्रोडक्शन करना है, वहाँ बेचना है, कुछ अपने घर में भी ले जाना है, कुछ कच्चा माल के रूप में ले जाना, रॉ मटेरियल के रूप में ले जाना है, कुछ फिनिश्ड गुड के रूप में, मतलब बनाकर तैयार करके अपने यहाँ ले जाना है, ठीक है। अब देखिए, जब इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को जब परमिशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से, क्वीन की तरफ से, तो नेचुरल सी बात है, क्वीन अगर परमिशन देगी, ठीक है, तुमको कुछ चीज़ें चाहिए वो देगी, तो एक अमाउंट तुमको क्वीन को देना पड़ेगा पर ईयर, तभी तो वो बिजनेस करने के लिए परमिशन देगी ना। तो जो भी इस अमाउंट में जानने की जरूरत नहीं है, कितना पाउंड दिया, कितने लाख पाउंड देते थे उस समय के अनुसार से एक अमाउंट देते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यू गो अहेड। अब है 1765। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ को फुल्ली स्टार्टिंग में मर्चेंट थे, व्यापार करते थे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपस में पहले पुर्तगाल से कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिजनेस के लिए, फिर डच से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फ्रेंच से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप हिस्ट्री में ऐसे पढ़ेंगे, एंग्लो फ्रेंच वार ऐसे आएगी टर्म, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो धीरे धीरे इन्होंने देखा कि भाई कि यहाँ के जो किंग हैं, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस कह सकते हैं, इलाके के जो राजा हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये इस साल क्या हुआ कि इसने उसके एरिया को कैप्चर कर लिया, वो राजा कहीं और घूमने गया, कहीं और गया, तो वो राजा नहीं है तो ये फिर उसको एरिया को कब्जा कर लिया, ये नहीं है तो ये उसके एरिया को कैप्चर कर लिया, धीरे धीरे और एरिया को उसके एरिया में घुस घुस के कैप्चर करते गए। तो इन राजाओं को मन नहीं लगता जब तक दूसरे को एरिया को कैप्चर ना कर लो, जब तक कुछ वार ना करो, लड़ाई ना कर लो, मन भरता नहीं था, और आपस में मिलजुल के कोई रहना नहीं है। कोई यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हालांकि मुगल के गवर्नमेंट था, पर धीरे धीरे क्या है कि मुगलों का जो इन्फ्लुएंस था, ठीक है, कमता जा रहा था, या एक स्ट्रांग सेंटर जो बोल सकते हैं ऐसा सेंटर का नाम नहीं था, ठीक है। इस चीज़ का इन्होंने एडवांटेज लिया। एडवांटेज क्या लिया कि भाई इन्हें कैसे भी कैसे बेनिफिट चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो जो किंग इनको सपोर्ट करेगा वहाँ बिजनेस इनका ग्रो करेगा। जो किंग है जो इनको वो कहेंगे भाई मुझे, जैसे कि यहाँ तो और भी फॉरेनर थे, तो किसी को कोई क्लोज रहा है पोर्तुगीज से, कोई क्लोज रहा है फ्रेंच से, तो जब फ्रेंच से क्लोज रहेगा तो फ्रेंच को अपने टेरिटरी में परमिशन देगा कि
आप भी बिजनेस करो। इंग्लैंड इंग्लिश क्या चाहेंगे कि नहीं वो एरिया में मैं भी बिजनेस करूं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पहले तो वो फ्रेंच से लड़ेगा कि तुम वहां से हटो, फ्रेंच ना हट पाए तो क्या सोचेगा कि उस किंग को ही मैं क्यों ना हटाऊं। तो किंग के जो इनेमी है उस इने दुश्मन से मिलेगा, दुश्मन से मिलकर कहेगा तुम उस पर वार करो, लड़ाई करो, लड़ाई करके उसको तुम हराओगे तो मुझे वहां व्यापार करने की परमिशन देना, और तुम ये एरिया तुम्हारे हो जाएगा तो तुम्हारे अंडर होगी, तो तुम उससे टैक्स वसूल करो, जैसे राज करना वैसे राज करो। ठीक है। तो उधर के किंग भी खुश और राज अंग्रेज के साथ मिल जाते थे, दूसरे साइड के किंग जो होते थे वो फ्रेंच के साथ मिल जाते थे। तो ऐसे ऐसे वार करते करते तो बाद में फिर इंग्लिश को ऐसा लगा कि भाई बिजनेस तो बिजनेस चलो है ही, क्यों ना मैं ही कुछ एरिया को कैप्चर करूं, मैं ही राज करूं। क्योंकि भाई ये लोग जो ऐसे ही जाहिल हैं, न समझदारी है, ये किंग तो बन जाते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें बार बार उंगली करते हैं, इनको कुछ समझ ना अकाउंट समझ में आता है ना मैथमेटिक्स समझ में आती है, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो एरिया को धीरे धीरे एनेक्स करने लगे, कब्जा करने लग गए ऐसे करके, क्योंकि कंडीशन ऐसा था क्योंकि हम खुद स्ट्रांग नहीं थे। दूसरी ओर देखा जाए तो जो राजा के जो होते थे क्लोज होते थे, उनके मंत्री होते थे ये, तो उन लोग कहीं ना कहीं आपस में विश्वासघात करने लग गए। ये विश्वासघात करने लग गए कि जैसे अंग्रेज कोई अंग्रेज चाहता है उन्हें हटाना, तो उनकी गुप्त बातें जो होती थी, राजाओं की जो सीक्रेट बातें होती थी, ये इधर आकर बता देते थे। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों ने विश्वासघात की, जैसे मैं अभी बताऊंगा अभी कुछ नाम, तो जिससे अंग्रेजों को बेनिफिट मिला और अंग्रेज हमारे कंट्री पर रूल करते गए और एरिया को कैप्चर करते गए। कमी हम में ही थी, हम में यूनिटी नहीं थी। कुछ लोग थोड़ी सी लालच के कारण अंग्रेज उसे बोल देंगे कि मैं तुम्हें कोई मंत्री बना दूंगा या कुछ कुछ भी ऐसा पोस्ट दे दूंगा, उस पर यूँ खुश हो जाए कि चलो भाई ये राजा तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा कुछ यहाँ कह सकते हैं कि ये छोटा मंत्री बनाकर रखा है, ज़्यादा सैलरी भी नहीं देता है, अंग्रेज के साथ मिल जाएंगे तो मुझे ज़्यादा सैलरी देंगे, तो ये ज़्यादा पैसे मिलेगी। तो ये इस चाह के कारण धीरे धीरे अपने लोगों ने गद्दारी की, और हम हमारी बड़ी फौज होने के बावजूद भी अंग्रेजों से हम लोग, जो उनकी छोटी फौज से हम लोग हार जाया करते थे। ये हुआ। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ 1757। ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे प्लासी। ठीक है, प्लासी, वार ऑफ प्लासी जिसको बोलते हैं, प्लासी प्लासी का युद्ध। ये थोड़ा कह सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ 1757। ठीक है, वार ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध बोला जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ था, जो मैंने जो पीछे बैकग्राउंड बताई कि क्यों हम हारते थे, क्यों इंटरफेयर करते थे, तो ऐसे ही एक कहानी है 1757 की, जिसमें क्या हुआ था कि देखिए बंगाल में जो वहाँ के जो कह सकते हैं कि नवाब कह सकते हैं, सूबादार कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक जिसने सबसे जो किंगडम एस्टेब्लिश की एक तरह से अंदर मुगल के को सोवरेन मानकर, उनके अधीन ही मानकर, इसका नाम था मुर्शीद कुली खान, 1700 के अप्रॉक्स। मुर्शीद कुली खान की डेथ करने के बाद, उसके बाद जैसे बनते गए, कोई सरफराज खान पर्सन आए, सुजाउद्दीन करके आए, ठीक है, ठीक। तो ऐसे फिर सिराजुद्दौला आए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ के नवाब बनते गए। तो सिराजुद्दौला जो एक था मुर्शीद कुली खान का कह सकते हैं कि नाती था, ठीक है। उनकी बेटी का बेटा था, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी अंग्रेजों से अनबन हुई। अंग्रेज वहाँ जिस हिसाब से बिजनेस करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं बंगाल में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर गए। राजा मना करे कि भाई तुमको इतना ही एरिया में रहना है, वो मना करने के बाद कुछ एरिया में घुस गए। राजा ने कहा कि तुमको इतने पैसे देना है, टैक्स देना है, तो वो उतना टैक्स ना दे। उसके बदले क्या है कि किसी और से जो जिस एरिया को वो बिजनेस कर रहा है उधर से कोई और क्रॉस करे तो उनसे भी पैसा टैक्स वसूलना कर ले, जैसे बोलते हैं टॉल टैक्स होता है। तो इसे आया बहुत गुस्सा, भाई ये क्या चल रहा है भाई।
और फ्रेंच के साथ इसका, फ्रेंच जो उसमें फ्रेंच भी थे तो उनके साथ इनका क्लोज ज़्यादा चल रहा था। तो अंग्रेज को ये बात पसंद नहीं, और इसे ये पसंद नहीं था कि ये मेरी बात नहीं मानता है। तो बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला जो मैंने बताया, तो इनके जो थे इन्हीं के कह रहे मंत्रियों में बहुत सारे थे, जैसे कि इनके दरबार कह सकते, कोर्ट में कुछ नामें थी, जैसे ऐसे रफली मैं बताता हूँ। जगत सेठ, ओमी चंद, कह सकते घसीटी बेगम, ठीक है। ऐसे लंबे 4 5 6 7 ऐसे नाम आपको बाद में सुनने को मिलेगा, जैसे आप पढ़ेंगे जब यार तो प्लासी वार। तो ओमी चंद ऐसे राय दुर्लभ, राय बल्लभ ऐसे नाम थे। तो इन लोगों ने सब इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, अंग्रेजों के साथ जा मिले इनको, ठीक है। और इनके साथ अंग्रेजों के साथ जब वार हुआ तो इनकी लाखों की सेना रहती थी, उसके पास अंग्रेजों के पास मात्र 5,000 10,000 सेना। तो ऑलरेडी ये लोग पहले से प्लान बता दें कि भाई ये किधर से आक्रमण करने वाले हैं, कितने बजे आक्रमण करना चाहते हैं, तो अंग्रेज उस हिसाब से प्रिपेयर कर ले, अलर्ट रहे। तो ऐसे करते करते फाइनली वार हुआ जिसमें सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है। उस समय जो पर्सन जो थे मैं बताता हूँ, जो अंग्रेजों के जो कह सकते हैं आप गवर्नर थे, ठीक है। मतलब फौज को लीड करने के लिए जो पर्सन को भेजा गया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। नाम सुनने में आएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये कहानी थी। 1757 के साथ बंगाल में उनका पकड़ मजबूत हुआ। तो सिराजुद्दौला को उन्होंने सिराजुद्दौला के हटने के बाद उन्होंने एक पर्सन को बनाया, ऐसे नवाब बनाया। मैं बताता हूँ, मीर जाफर, उसके बाद फिर आता है मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम जब नवाब बना तो वो क्या किया कि वो भाई तो समझदार व्यक्ति था, पर्सन था, तो उसने उसने भी सिराजुद्दौला की तरह सोच थी। तो उसने अपना क्या किया, कोलकाता से सबसे पहले अपना कह सकते हैं आप वहाँ से अपना कैपिटल को शिफ्ट कर मुंगेर, बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहाँ शिफ्ट किया। और अंग्रेजों के साथ खनबन ऐसे ही चली। तो उसने क्या किया कि भाई अंग्रेजों के साथ वो भी वार किया। तो इसके लिए उसने अवध अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, ठीक है, उनके साथ, और मुगल के जो मुगल किंग थे उस समय, शाह आलम टू, मुगल इंपेरर कह सकते हैं, शाह आलम टू, इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ वार लड़ा 1674 में, जिसके बोलते हैं बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। तो उसमें क्या हुआ, बस वैसे जो होना था ऐसे फिर यहाँ अंग्रेज जीते। इन तीनों जो लोग थे इनकी हार हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वार इसलिए है कि अंग्रेज अब जो वार लड़ रहे थे छोटे छोटे किंग से लड़ रहे थे। जैसे कभी वो मैसूर के किंग से लड़ रहे हो, तो कभी हैदराबाद के किंग से लड़ रहे हो, कर्नाटक जो है के किंग से लड़ रहे हो, ऐसे ऐसे हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे, ऐसे कर्नाटक से लड़ते, CARNATIC ऐसे। वो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बाद में पढ़ना है, मैं रफली बता रहा हूँ क्योंकि सब यहाँ लिंक है समझने के लिए। तो यहाँ इन्होंने मुगल इंपेरर को हराया, शाह आलम टू को। ये तो बहुत अपने आप में बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, खलबली मच गई, किसने इंपेरर को, मतलब राज कह सकते हैं कि मतलब इंडिया के किंग को इसने हरा दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब वो जो आदमी जीतता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट शर्त रखता है, वो फिर सामने वाला से हर जाना लेता है, अमाउंट लेता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब इसकी कंडीशन स्ट्रांग होती है तो क्या हुआ 1765 में उसको है जो अंग्रेजों को दीवानी राइट मिला। दीवानी राइट कहने का मतलब उसने इंपेरर, जैसे कि जो भी टैक्स वसूलते थे, टैक्स मतलब जो कर वसूला जाता था उसमें लगान कह सकते हैं। जैसे किसानों से कि इतना आप जमीन मान ले कि एक साल में 100 क्विंटल जो आप अगर अनाज प्रोड्यूस करते हो तो 100 क्विंटल में से 20 क्विंटल आपको किंग को देना होगा। जो भी टैक्स थी, जो लोकल जो किंग हुआ करते थे या जो आप नवाब कह सकते हो, वो वसूल को किंग को पहुंचाया करते थे। तो किंग को मेन अथॉरिटी थी ये रेवेन्यू के मामले में, पैसे वसूलने के मामले में। तो इनको इंपेरर से कहा कि अब आप नहीं, बंगाल का जो है पैसे टैक्स वसूल करने का काम मैं करूंगा। तो उसको बोलते हैं दीवानी। ये हुआ दीवानी राइट। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट उन्होंने इंपेरर से लिया। अब है पर हर एरिया में जो होता है वहाँ पुलिस को मेंटेन करना, पुलिस इस्टेब्लिश करना, थोड़ा जुडिशियरी न्याय करना, ठीक है, छोटे लोकल लेवल पर जो होता है, ठीक है, वो फंक्शन
और वहाँ की जो अंदर का सुरक्षा या बॉर्डर का जो सुरक्षा हुआ, तो उसका वो काम कहता है कि वहाँ के जो लोकल रूलर होते थे उनका होता था। अब इसने बोला भाई कि अंग्रेज की वो काम अब पुलिस को मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का या जस्टिस करने का अब वो मैं करूँगा। तो इसका काम ये कौन करता था वहाँ? नवाब कह सकते हैं या सूबादार कह सकते हैं। तो ये चीज़ उसने ले लिया किससे? सूबादार से, कि अब निजामत, इसके एक टर्म यूज होता है निजामत। निजामत में ये पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस ये आती है, और जुडिशियल फंक्शन थी। ये काम, ये चीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, कहा कि मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, आई विल प्रोवाइड यू मैन पावर, पुलिस, आर्म्स, एमुनेशन, व्हाट एवर यू रिक्वायर्ड, दैट आई विल मेंटेन। और लेकिन बंगाल में वहाँ के सूबादार को ये कहा कि ठीक है, जो जो चीज़ चाहिए आप हमसे मांगो, आप वहाँ रूल करो। जब भी आपको पुलिस जितना चाहिए, आदमी चाहिए, एमुनेशन चाहिए, मुझसे मांगोगे। पैसे चाहिए वो भी मुझसे मांगोगे, क्योंकि पैसे तो वो वसूल कर रहे थे। कहानी वही, जो यानी नवाब रहा वो नाम भर का नवाब बन रह गया। ये तो सूबादार। अब जैसे कि अभी देखते हैं कि कहीं चीफ मिनिस्टर बनता है, तो उसके बाद एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि कह सकते हैं आप कि किसी गवर्नमेंट में अलायंस में चीफ गवर्नमेंट किसी की बनी, जैसे कि आप देखते हैं यूपी में हुआ, या यूपी में नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि जैसे आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, या बिहार में देख सकते हैं। बीजेपी की अगर अलायंस हुई जैसे कि दूसरी पार्टी से, ठीक है, तो अगर इनकी पार्टी की चीफ मिनिस्टर बनेगी, तो सामने वाला पार्टी जो एक और जो अलायंस जिनके साथ है वो कहेंगे मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ठीक है। तो वैसे जो सूबादार हुआ, तो एक डिप्टी सूबादार का पोस्ट हुआ करता था। तो डिप्टी सूबादार कहीं न कहीं सूबादार से ज़्यादा पावरफुल था। क्यों? डिप्टी सूबादार को कौन अपॉइंट करता था? ब्रिटिशर अपॉइंट करते थे। अब डिप्टी सूबादार हर इन्फॉर्मेशन देते रहे, भाई अंदर कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या करना है। और सूबादार भी कहीं ना कहीं डिप्टी सूबादार से पूछ कर करे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। ये हाल चलती रही वहाँ बंगाल में। बंगाल कहने का मतलब उस समय का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म में जो मैप में जो आता है वो बंगाल था, ठीक है। ये कहानी है। 65 से 72 तक ऐसे ही चलते रहा। तो इसमें कंडीशन क्या हुई? राजा के पास तो कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके नाम पर राजा है, करना बहुत सारा चीज़ है, हर चीज़ के लिए अंग्रेजों से डिपेंड है। पैसे चाहिए वो भी अंग्रेजों से मांगना है। अब है जो अगर राजा कोई लोगों के लिए, यानी कह रहे पीपल के लिए या पब्लिक के लिए कोई अच्छा वेलफेयर काम करना चाहे, तो अंग्रेज पैसे क्यों दे? बात होती है। और कोई काम करने से बेनिफिट अंग्रेजों को ना हो, तो अंग्रेज तो कहेगा लिव इट, नो आई डोंट वांट टू डू दैट वन, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड, आई वोंट गिव यू मनी, बोलेंगे अंग्रेज। तो ऐसे कहते कहते करते करते वहाँ की बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। वहाँ का एग्रीकल्चर ख़राब होते गया, जो बिजनेस जो भी था वो और ख़राब सिस्टम पर चला गया। सिर्फ सिर्फ अंग्रेजों को, इंग्लिश को कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ इन्हें बेनिफिट होता गया, पर लोगों को पूरी कंडीशन ख़राब। वहाँ फेमाइन भी आए, अकाल भी आई, ऐसे कंडीशन ये चलते रहा यहाँ। इसलिए इसको कहा जाता है ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट अंग्रेज चला का था, और दूसरा जो बेचारे जो नवाब थे या सूबादार कह सकते हैं वो, इसलिए ड्यूल गवर्नमेंट कहा जा सकता है। ये ऐसे खींचते गया 72 तक। तो 73 में मैं आगे बताऊंगा। फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट बना गया, कहा भाई ये सब जो कचरा जो उसके बाद जब ब्रिटेन के किंग कह सकते हैं, क्वीन कह सकते हैं, या वहाँ पार्लियामेंट कह सकते थे, उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वहाँ तो परेशान कर रखा है, यहाँ तो गंद मचा रखा है लोगों को साथ। देखिए, अंग्रेजों में भी कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग खराब थे, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो कहीं भी कोई हर लोग खराब नहीं होते हैं। तो उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ ये क्या हो रहा है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो भाई मनमाना कर रहा है ये भाई। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए बाद में एक अधिनियम, कानून बनाया, एक्ट बनाया। वो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। ये हुई अब तक की कहानी, ठीक है। समझ में कौन आया? कंसेप्ट क्लियर है? अब है थोड़ा मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता देता हूँ। जब आया तो रॉबर्ट क्लाइव एक कहना कर सकते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश की जो इंग्लिश का शासन को इंडिया में इस्टेब्लिश करने में उसका कहीं बहुत बड़ा योगदान है। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जो इनिशियली में जो है, इन्होंने वार में काफ़ी पार्टिसिपेट किया, काफ़ी चुगली की, इसके साथ मिलकर उसके साथ मिलकर, और यहाँ अपना
अपना कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, मतलब अपना दबदबा बनाया, अपना अधिकार जमाया, अपना अंग्रेजों की शासन को बढ़ाया। रॉबर्ट क्लाइव एक पर्सन था, वेरी हार्ड वर्किंग माना जाता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था। 18 घंटे 19 घंटे वो चेयर पर बैठ कर काम करता था। वार्ड में भी जाता था तो लंबे समय घुड़सवारी कर रहा है, क्योंकि उस समय तो आज की तरह शिप नहीं था, जहाज नहीं थी, प्लेन नहीं था, और जो बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सब वो सब कुछ ऐसे नहीं थे, घोड़े से ही जाना होता था। तो वेरी लेबोरियस था। स्वाभाविक सी बात है, इतना सारा एक कांड किया और काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं कुछ भी करना हो। अगर किसी का अगर आप देखते हो कि नाम बहुत ज़्यादा है, या सुनते हो पेपर में देखो या कैसे भी देखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो जाता। अच्छे काम करने के लिए भी उसमें भी मेहनत चाहिए। अगर बहुत बुरा काम कर रहे हो उसको भी करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मेहनत तो करना है। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव पर्सन था, और रॉबर्ट क्लाइव ये पर्सन मैं बता दूं जब ये डेथ किया तो उसके बाद वहाँ ब्रिटेन में काफ़ी इसकी बाद में काफ़ी इसके बारे में भला बुरा भी बोला गया कि इसने बहुत सारे गलत काम किए, वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। ऐसे ऐसे बातें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोला जाती है। रॉबर्ट क्लाइव एक पर्सन, मात्र ये एग्जाम के पर्पस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे बता दूं ताकि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप लोग भूलेंगे नहीं। ये पर्सन बहुत कम समय में इसकी डेथ हो गई 47-48 में। ये कहते हैं कि इसे गॉल स्टोन था, गॉल ब्लैडर, राइट साइड, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, कहते हैं कि राइट साइड में, अपर एब्डोमेन में, इस साइड में होता है, राइट साइड। ठीक है। हो सकता होगा आपको उल्टा दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड। तो उसमें स्टोन था। उस समय गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए कोई ऑपरेशन ऑपरेशन उतनी डेवलप ऐसे कुछ थी नहीं। ठीक है। तो उसके बाद उसकी पेन के कारण क्या है कि पेन को कम करने के लिए क्या होता है, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ओपियम नाम का एक सब्सटेंस होता है। ठीक है। उसे खाने से दर्द कम होता है, उससे निकलता है। आजकल मॉर्फिन तो नाम सुना होगा कम से कम, मॉर्फिन के इंजेक्शन, तो वो लिया करता था। लेते लेते वो एडिक्ट हो गया मॉर्फिन ओपियम का। और नशा है कि ऐसा चीज है कि आदमी के दिमाग को पागल कर देता है, कोई भी इतना जैसे गांजे का नशा हो, स्मैक हो गए, चरस हो गए, फर्स्ट डिप्रेशन में चला गया वो। फाइनली जाकर उसने क्या किया, खुद से कहा जाता है कि अपने गर्दन की नस को उसने काट ली। गर्दन की नस आप लोग जानते होंगे, इसमें होता है वेन होते हैं, आर्टरी होते हैं, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मैं ये चीज़ इसलिए बोल पा रहा हूँ कि हाँ, मैं डॉक्टर भी रह चुका हूँ, ऑफिसर भी रह चुका हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, डिफेंस का भी एक्सपीरियंस है, सिविल का भी एक्सपीरियंस है, दोनों चीज़ के बारे में पता है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ पता है। ठीक है। वो तो खैर मेरी बात अलग चीज़ है, तो मैंने बता दिया। तो फाइनली उस पर्सन की डेथ हो गई। इंडिया में बहुत सारे लोग खुश भी हुए होंगे कि बहुत खराब आदमी था, सब जगह बहुत परेशान किया लोगों को, और जल्दी मर गया, भगवान ने उसे जल्दी उठा लिया। ऐसे ऐसे बात चलती है, हर जगह चलती है, कोई नहीं, लिव इट। अब रहा ड्यूल गवर्नमेंट हो गया। हाँ, एलिजाबेथ के बारे में मैंने वो बताया था कि एलिजाबेथ जो क्वीन थी, ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फीमेल थी, जो जिनसे शुरू में जो मिला था हमें चार्टर जो जारी की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये फीमेल क्या ये फीमेल काफ़ी 80 के आसपास में डेथ की थी। इन्हें पैर को हड्डियों में प्रॉब्लम थी, काफ़ी दर्द रहा करता था बेचारी को। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, नॉर्मल थिंग, नॉर्मल चीज़, जिसे बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे जो सुन रहे होंगे, उन्हें पता होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। उसमें छोटे छोटे खासकर मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स में, हाथ के स्मॉल जॉइंट्स, पैर के स्मॉल जॉइंट्स सबसे पहले अफेक्टेड होता है। पेन होता है, स्वेलिंग होती है। ठीक है। धीरे धीरे वो डिफॉर्मिटी, टेढ़े होने लगते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये सब बॉटल नेक डिफॉर्मिटी, ऐसे टर्म आते हैं। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम में जो साइंस एंड टेक की जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये नहीं रहा अब कि सिर्फ एनसीईआरटी की जो साइंस की जो बुक है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो मैंने चर्चा किया, बॉटल नेक डिफॉर्मिटी, या स्मॉल जॉइंट का इफेक्ट करते हैं, तो क्या चीज़ होता है, तो पैरों में उनकी ये प्रॉब्लम थी, वो बेचारी चल नहीं पाती थी। उनकी आंख में कैटरैक्ट हुआ, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, जिसके कारण वो बेचारी धीरे धीरे काफ़ी डिसेबल हो गई और डेथ की थी। एलिजाबेथ की थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं, पर्सनल बातें, जो मैंने आपको थोड़ी बता दी, साइंस से रिलेटेड था इसलिए मैंने चर्चा किया। ठीक है।
रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा बताया। अब है 65 टू 72 ऐसा कहानी चलता रहा। 73 में एक एक्ट आई जो आगे की स्लाइड में है, वो आगे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं 1857 उसकी लगभग 100 ईयर्स बाद आप कह सकते हैं, लगभग 100 ईयर्स कि इंडिया में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों के शासन से लोग जब बहुत परेशान हो गए, सेना परेशान हो गई, यहाँ की इकोनॉमी डाउन हो गई, ठीक है, यहाँ के बिजनेस ठप हो गए, यहाँ के लोगों का छोटे छोटे जो व्यापारी थे, जो आर्टिस्ट थे, जो मूर्तिकार थे, जो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कपड़े बनाने वाले जो थे उनकी, ठीक है, सिंगर थे ये और इसके अलावा फार्मर की स्थिति खराब हो गई। बिजनेस तो ऐसे उन्होंने हर अच्छे चीज़ पर उन्होंने ही कब्जा कर लिया। नौकरियों में भी इतनी बुरी हाल थी, जो नौकरी में खुद वो क्या हायर करते थे इंडियन लोगों को, उनको नीचा पोस्ट पर देते थे, खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती थी, सैलरी कम मिलती थी। सिपाही जब उनको उन्होंने अपने बटालियन में, जैसे कि उनको फौज की ज़रूरत थी, फौज में इंडियन को भी लिया। इंडियन को जब लिया तो इंडियन को नीचे पोस्ट पर दे, अच्छे अच्छे काम करने के लिए बने दे, मैनुअल काम करवाए, जैसे घास काटो भाई तो एक करो, जब वार लड़ना है दूसरे कंट्री में तो इनको उठा कर ले गए और इंडियन को लिया, ठीक है, लड़ने के लिए आगे भेज दिया, खुद पीछे अपने अपने लोग उनके ब्रिटिशर जो अंग्रेज है गोरे वो पीछे रहे, इन लोगों को लड़ने के लिए सेना को आगे बढ़ा दिया। जैसे हम लोग शतरंज खेलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे चेस खेलते हैं तो कहीं मरने की बारी है तो छोटे हम लोग आगे कर देते हैं किसी को बड़े चीज को पकड़ने के लिए, जैसे किसी को घोड़ा को मारना है, या किंग, या कह सकते हैं मंत्री को मारना है, ऊँट को मारना है, तो सेना को आगे ले आए, वो पहले हम अगर हमारे सेना को मार देंगे तो चलो फिर हम उनके ऊँट को मार देंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे लोगों की बहुत बुरी कंडीशन थी। तो ऐसे केस में कह सकते हैं पहला विद्रोह आप लोग जानते हैं या नहीं जानते होंगे, या कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, या कह सकते हैं आप सिपोय मिटोनी कहा जाता है, या 1857 का रिवॉल्ट कहा जाता है। तो वो हुआ। फिर भी वैसे में क्या हुआ कि हम लोग ही हारे फिर बेसिकली। उस समय मुगल एम्परर जो थे, मुगल एम्परर मुगल एम्परर भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो फाइनली हमने बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे उनको हम लोगों ने किंग मानकर, एम्परर मानकर हम लोग वार लड़ा। हमारे पास ना आर्म्स थे, ना उतने डेवलप एमुनेशन थे, ना उतने स्किल थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने डिसिप्लिन नहीं थी, उतनी प्लानिंग नहीं थी, ठीक है। हमारे पास तो जोश था, आदमी थे, पर वो लोग बड़े बड़े बारूद तब तो और तोप लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े हथियार ला रहे हैं, और हम लोग क्या है कि निकल चले खंती और गरासी और कुल्हाड़ी लेकर और कुदाल लेकर, भाई अंग्रेजों को हटा देना है। इधर से 100 लोग जा रहे हैं, वो एक बारूद मारे सब खत्म। तो ऐसी कहानियाँ चलती रही। 1857 में ये सिपोय मिटोनी हुआ। जब वो ऐसे होने के बाद कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो जब पार्लियामेंट को, उस समय चूँकि न्यूज़ इतनी जल्दी फास्ट जाती नहीं थी, मैं बता दूं, आज है कि कुछ भी हो तो तुरंत सोशल मीडिया सब ट्विटर से कनेक्टेड है। वहाँ के अमेरिका के भी लोग भी वो सेम ट्विटर चलाते हैं, इंडिया के लोग वो ट्विटर चलाते हैं, सब जगह आजकल सैटेलाइट का ज़माना है, एक न्यूज़ तुरंत स्प्रेड हो जाती है। तो उस समय काफ़ी ऐसे हर छोटी छोटी बातें यहाँ के बारे में ब्रिटेन के पार्लियामेंट को, किंग या क्वीन को कह सकते हैं, मालूम नहीं होता था कि भाई यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अत्याचार कर रहे हैं। जब ये तो भाई बहुत बड़ी मैटर था, तो बहुत सारे लोग मरे, तो बात फैली। तो उसके बाद कहा कि भाई अब हुआ बस, अब तुम अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई अब डायरेक्टली हम रूल करेंगे इंडिया पर। ये हुआ 1857 तक का कहानी, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। अब इसमें हाँ जी, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे,
अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है। ठीक है, तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये। और फिर
आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये यहाँ तक।